जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि 9/11/2014 का पेपर आया हुआ था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया हुआ था। और आज है पार्ट 11। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं कि रेगुलर बेस पर अगर पढ़ाई आप लोग करेंगे तो आप लोग सफल जरूर होंगे। और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होते हैं ग्रुप डी के, जिसमें कि हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। और आप लोगों को पता है कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट, जो आपके लिए कुछ नहीं है। और रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सारी जो क्वेश्चंस है इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और 76 नंबर से हम लोग आज चालू करने वाले हैं। कितने नंबर से? 76 नंबर से चालू करने वाले हैं, जिसमें कि शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ रीजनिंग आता है, मैथ आता है, जीके जीएस और सारे नॉलेज के साथ हमारे चैनल पे अगर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप लोग हमारे चैनल पे स्टडी कर रहे हैं और सारे वीडियो को देखे होंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से मिस हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन, जो कि 76 नंबर क्वेश्चन है। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताना है दोस्तों। बोल रहा है क्वेश्चन, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है। और व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है? 10 सेकेंड समय ले रही है। तो रेलगाड़ी का स्पीड बताना है। रेलगाड़ी का स्पीड क्या होगा? चाल बताना है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अभी तक तो कई लोग जो होंगे इसका आंसर निकाल भी दिए होंगे। और देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जिसका आंसर नहीं आया है वो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ट्रेन की लंबाई दी हुई है, ट्रेन का जो लेंथ है यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है 120 मीटर। ट्रेन का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 120 मीटर ट्रेन का डिस्टेंस दिया हुआ है। और अगर बात करें ट्रेन की समय दिया हुआ है, यहाँ पे समय कितने सेकंड में पार कर रहा है? समय 10 सेकंड दिया हुआ है। तो स्पीड पूछा गया है, यानी कि चाल पूछा गया है। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि दूरी अपॉन में समय। चाल बराबर दूरी अपॉन समय होता है। यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो जो दूरी दिया गया है 120 मीटर है। और समय की अगर बात करें तो समय कितना दिया हुआ है? समय 10 सेकेंड दिया हुआ है। इसको अगर काट देते हैं 0 से 0 तो जो चाल है वो क्या आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे चाल आ जाएगा कि जो रेलगाड़ी है 12 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे उसका भी कुछ न कुछ दूरी होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग व्यक्ति के दूरी को नगण्य मानते हैं, 0 मानते हैं व्यक्ति को दूरी को। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में व्यक्ति की दूरी मिल जाए, किसी पोल की दूरी मिल जाए या पेड़ पौधे हो उसकी दूरी मिल जाए तो वहाँ पे उसका जो दूरी है उसको 0 माना जाता है। अब दोस्तों एक जो कि इम्पोर्टेंट बात आता है, बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट बात है। और बात यह है कि अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर की ओर जाना होगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर की अगर जाना होगा तो हम लोगों को क्या करना होता है? 18/5 से चाल में गुणा कर देना होता है। 18/5 से चाल में गुणा कर देना। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल कैसे बताता हूँ आप लोगों को। अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है कितना, अगर मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 मीटर पर सेकेंड है,
कितना है 25 मीटर पर सेकेंड है, और इसको आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो 25 में हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 काट देते हैं, यहाँ पे हो जाता है 18×5 कितना, 18×5 90, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और अगर दोस्तों बात करें कि किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड की ओर जाना होगा, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड की ओर जाना होगा तो आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमेशा चाल में ही गुणा किया जाता है, ये नहीं कि आप लोग डिस्टेंस में गुणा कर दिए या फिर समय में गुणा कर दिए। दोस्तों ऐसा नहीं है, समय और डिस्टेंस में गुणा नहीं करते हैं हम लोग, हमेशा चाल में गुणा कर देते हैं, जिससे कि उसका चाल जो है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का नवीन उत्पादक क्या है। मध्य प्रदेश का नवीन उत्पादक है, अगला क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन है दाल है, मक्का या तिलहन या कपास। मध्य प्रदेश का जो अभी हाल फिलहाल में ही नवीन उत्पादन जो मध्य प्रदेश का है उसका आप लोगों को बता दूं कि इसका राइट आंसर जो है 3rd नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश का जो नवीन उत्पादक है तिलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 12.5 दिया हुआ है, मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि है 5 वर्षों की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला जो एसआई है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है उसका, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, उसका अंतर दिया हुआ है 12.5 रुपया दिया हुआ है। तो मूलधन बताना है कि मूलधन क्या होगा। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, काफ़ी एक शानदार ही फॉर्मूला है इसका। अगर जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में अंतर बताने के लिए कहा जाए कि एसआई और सीआई का अंतर बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 वर्षों के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा, 2 वर्षों के लिए इस फॉर्मूले का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। P × R/100 का जो स्क्वायर है कर देंगे और इज इक्वल टू कितना, ये हो गया 50। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले पे हम लोग मूलधन निकालना है तो मूलधन ज्यों का त्यों P, और P मतलब मूलधन होता है। और रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5/100 का स्क्वायर, यानी कि 2 वर्षों की बात बोल रहा है, 12/50 ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको काट देते हैं, 20 से काट देते हैं तो 1/20 × 1/20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12/50 ये। उसके बाद में दोस्तों जब हम लोग 20 और ये 20 को जब इस साइड में लेकर आते हैं तो 12.50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, 20 × 20। अब इसको जब हम लोग इसको पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में क्या आता है, नीचे में 100 आता है। 20 से काट देते हैं 5 और ये 5 से काट देते हैं 4 में 5 चौके 20। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 0। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 चौके 20 की 0, हाथ में कितना 2 और 4 दूनी 8, 2 10 की 0, और बचा कितना 1 और 4 1 5, यानी कि जो मूलधन है 5000 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन जो है 2nd नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे निम्न शब्द के अक्षरों में से नहीं बनाया जा सकता है। ये एक दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है और बोल रहा है कि ऐसे विकल्प को चुनना है जो कि नीचे दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। जो ऑप्शन में दिया गया है उस अक्षरों में से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, काफ़ी शानदार तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट है MATS, तो इसको देखते हैं M इसमें कहीं है, हाँ है, A है, A नहीं है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है MATS वो इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें A तो है ही नहीं। अगला अगर देखते हैं 2nd नंबर ऑप्शन STEM की अगर बात किया जाए दोस्तों तो देखते हैं कि क्या STEM है, यानी कि S दिया हुआ है, T दिया हुआ है, E और M बिल्कुल है, STEM है। TOMB की अगर बात करें तो ये है T,
ये है O, ये है OM और ये B है। TOMB भी दिया हुआ है, यानी कि इससे TOMB भी बन सकता है। अगर बात करें बॉस बनेगा क्या, देखते हैं BOSS, यहाँ पे बॉस बन रहा है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है यही सिर्फ इसमें नहीं बन रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाना है। इसमें दिया गया है, जो एक सीरीज के रूप में इसको दिया गया है, और आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो देखते हैं इसको, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 36, 169, 225 और 49 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन दोस्तों आप लोग देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको अगर हम लोग बनाने की बात किया जाए तो जो 25 दिया हुआ है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसके बाद में दिया गया है 36, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अगला 49 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 81 दिया गया है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। 121 दिया हुआ है, 121 11 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो 169 दिया हुआ है, ये होता है 13 का स्क्वायर 169। और 225 जो दिया हुआ है, 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो दी गई श्रृंखला में जो दोस्तों इसमें आपको लोगों को बताना है कि सभी का तो स्क्वायर है, लेकिन 36 क्या है, 36 एक सम संख्या है, यानी कि जो 36 है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 36 जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन है, क्रमागत बटा 40% और 20% के समान एकल छूट कितनी होगी। 2 क्रमागत बटा दिया गया है। 2 क्रमागत बटा का मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पे। और आप लोगों को पता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, इसका फॉर्मूला होता है। और अगर इसको हम लोग बात करें ट्रिक से बनाने की, तो ट्रिक से देखिए दोस्तों कैसे बनाया जाए इसको। पहले दिया है कि 40% का डिस्काउंट दे रहा है। 40% का मतलब होता है 40 अपॉन 100। जब इसको काटते हैं तो ये होता है 2 से और ये 5, यानी कि 2/5। छूट की बात कर रहा है, यानी कि 5 में कितना टोटल छूट दिया जा रहा है, 2, यानी कि 5 से कितना छूट दिया रहा है, 2 छूट दिया जा रहा है। तो कितने में बेचा जा रहा है कोई चीज़, 3 रुपये में बेचा जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 20% की बात कर रहा है। दूसरा जो डिस्काउंट है 20%, यानी कि 1/5 से इसको 5 रुपये की कोई चीज़ है उसको पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने रुपए का, 4 रुपये में बेचा जाएगा। टोटल है ये 25 और ये टोटल कितना हो गया, 4 12। इसको देखते हैं अगर हम लोग, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस होगा 3 और 1, 13 इसका डिफरेंस होगा। तो 13/25 गुणे 100, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 हम लोग लगाएंगे और 25 से इसको काट देते हैं 4 बार में, तो 13 × 4 हो जाएगा। 13 × 4 का मतलब क्या होता है, 52। 13 चौक 52, 52 इज द राइट आंसर। 52 इसका सही आंसर हो जाएगा, 52%। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा 52% सही है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 52% इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 दिया हुआ है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों जो मैं आपको जो 3rd नंबर जो क्वेश्चन बताया था वही सेम क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को मैं क्या बताया हूँ, जब भी एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछेगा, एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया रहेगा, और अगर मूलधन की बात करेगा तो आप लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन है 2200, 1000, 1200 और 1500। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को मैं बताया हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। जब भी एसआई और सीआई का डिफरेंस की बात किया जाए, एसआई और सीआई का डिफरेंस की बात किया जाए तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, P × R/100
का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही इस फार्मूले को हम लोग लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में 3 वर्षों का पूछ देगा तो 3 वर्षों का फार्मूला अलग होता है और 2 वर्षों का फार्मूला अलग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है SI और CI का जो डिफरेंस है 48 दिया गया है, P निकालना है और जो परसेंटेज है दर है दिया हुआ है 20/100 का स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 48 तो ये हो जाएगा, 48 तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू P। अगर इसको काटते हैं तो गुणे में क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5, यानी कि ये 1/5 2 बार इसलिए है कि स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। आगे हो जाता है P बराबर क्या आएगा, P बराबर आएगा 48 इंटू 5 इंटू 5, 48 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 40 की 0 बचा कितना 4/4 के 20 और 4 24 इंटू 5, अगर 24 बचे कितना होता है 120, यानी कि 1200 जो हमारा ऑप्शन है 1200 मूलधन हो जाएगा। P इज इक्वल टू कितना 1200 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है 1200, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आप लोग को एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को कुछ अलग करना है आप लोगों को, तो भीड़ से हट कर चलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों किसी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना सीखो। क्योंकि भीड़ तो साहस देती है, लेकिन भीड़ क्या करती है कि आपकी जो पहचान है आपसे छीन लेती है, जो आपकी पहचान है वो आपसे छीन लेती है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि इस बात का बहुत ही अच्छा मतलब होता है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको बोला गया है कि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, यानी कि कुछ ऐसा करो जो कि कोई दूसरा नहीं कर रहा हो। क्योंकि भीड़ में आप लोग रहेंगे तो साहस तो मिलेगा कि हाँ हमारे साथ कोई दूसरा भी चल रहा है, लेकिन आपका पहचान उसमें गुम हो जाएगा, आपका पहचान वहाँ से छिन जाएगा। उसी के साथ में 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपया लाभ प्राप्त करता है। एक दुकानदार है, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर 56 रुपया का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 10% है तो उस खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। खिलौने का अंकित मूल्य पूछा गया है, लाभ की बात कर रहा है दोस्तों कि यदि लाभ 10% है तो खिलौने का अंकित मूल्य बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है 810, 560, 800 और 740। दोस्तों इसको काफ़ी शानदार तरीके से करने वाले हैं, देखते हैं। मैं आप लोगों से बोला था कि भीड़ से हटकर चलेंगे, हम लोग भीड़ से हटकर चलेंगे। बाकी लोग जिस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे उस तरीके से हम लोग आज नहीं सॉल्व करेंगे, आज इसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। 23% छूट दे रहा है और आप लोग को पता है कि जो छूट होता है, डिस्काउंट होता है, हमेशा किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी कि हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बात कर रहा है 23% छूट की, तो 23% का मतलब क्या होता है 23/100। 23% का मतलब 23/100 होता है। तो अगर मार्क प्राइस 100 है, अगर वस्तु का मार्क प्राइस 100 है तो छूट देकर उसे कितने रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा 23 रुपया छूट दे रहा है, यानी कि 77 रुपये में उस वस्तु को बेच रहा है। और दोस्तों आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, 77 रुपये में तो क्वेश्चन को बेच दिया, 100 रुपया उसका मार्क प्राइस था। आगे बोला गया है कि यदि उसका लाभ 10% है, लाभ कितना है, लाभ 10% है, तो 10% का मतलब आप लोगों को बताया हूँ कितना होता है 1/10। और लाभ हमेशा, प्रॉफिट हमेशा किस पे दिया जाता है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर होता है। तो सीपी यहाँ पे दोस्तों देखिए, सीपी यहाँ पे 10 है, अगर सीपी यहाँ पे अगर 10 है तो वस्तु को बेच कितने में रहा है 11 रुपये में बेच रहा है, तभी तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 77 है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 11 है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। 77 रुपये की कोई चीज़ बेच रहा है और यहाँ पे 11 रुपये की कोई चीज़ बेच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बराबर कर देंगे, यानी कि अगर हम लोग इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये 77 हो जाएगा। और जब इसमें 7 से गुणा करेंगे तो इसमें भी हम लोग 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्क प्राइस कितना होगा 100 होगा और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है 70 रुपया है और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है 77 रुपया और कॉस्ट प्राइस कितना है 70 रुपये। ये दोस्तों हमारा जो 70 रुपया है ये क्या है कॉस्ट प्राइस है और 77 रुपया क्या है सेलिंग प्राइस है। यानी कि यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि कोई चीज़ 70 रुपये में खरीदी गई और 77 रुपये में बेची गई, यानी कि इसमें कितने रुपए का लाभ हुआ 7 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7 रुपये का लाभ नहीं हुआ है, लाभ कितने का हुआ है 56 रुपये का हो रहा है लाभ। लाभ कितने का हुआ है, लाभ 56 रुपये का हुआ है। तो 56 जो है 7 से कितना गुना ज़्यादा है, 7 से 8 गुना ज़्यादा है। तो उसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन में खिलौने का अंकित मूल्य पूछा गया है, तो जो अंकित मूल्य है 100 रुपया न होकर कितना होगा 8 गुना ज़्यादा, यानी कि 800 रुपया होगा। 800 रुपया इज द राइट आंसर। 800 जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है 800 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मज़ा आया हो, अगर ट्रिक अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को सेशन बहुत ही पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, राम 1600 अंडे को 3.75 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। राम क्या करता है 1600 अंडे को 3.75 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, जिसमें 900 अंडे को 1 रुपया में 2 अंडों की दर से तथा शेष को 2 रुपया में 5 अंडे की दर से बेच देता है। तो उसके लाभ या हानि की प्रतिशतता ज्ञात करना है। यानी कि बोल रहा है उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ऑप्शन दिया है 40% हानि, 46% हानि, 42% हानि और 45% हानि। ऑप्शन को देख के ही हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन में हानि होने वाला है, क्वेश्चन में राम को हानि होने वाला है। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तु, यानी कि 1 दर्जन अंडे का मतलब कितना हो गया 12 अंडे, 1 दर्जन अंडे का मतलब हो गया। यहाँ पे दोस्तों 1 दर्जन अंडे का मूल्य 12 रुपया है और एक जो दर्जन अंडा है कितने रुपये में खरीद रहा है राम 3.75 रुपये में खरीद रहा है। यानी कि 12 अंडा कितने में खरीद रहा है 3.75 रुपये में 12 अंडा खरीद रहा है। यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। और तो एक अंडा की अगर बात करें तो एक अंडा 3.75 अपॉन में 12 हो जाएगा और अंडे कितने खरीद रहा है टोटल 1600 अंडे खरीद रहा है। तो 1600 अंडे कितने रुपए में खरीदेगा। तो 1600 अंडे की अगर बात करें हम लोग तो 3.75 अपॉन 12 इंटू में 1600 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट को अगर नीचे लाते हैं तो पॉइंट में नीचे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 काटते हैं, 0 से 0 4 3 12 और 4 चौके 16 और यहाँ से इसको काट देते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। उसके बाद में जब हम लोग 125 इंटू 4 करते हैं तो कितना होता है 500 का अंडा दोस्तों खरीदा गया था। होगा समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है 900 अंडे को दोस्तों बेच रहा है कितने में 900 अंडे को बेच रहा है। एक अंडा 2 रुपये के हिसाब से 1 रुपये में 2 अंडा बेच रहा है, 1 रुपये में 2 अंडा बेच रहा है। तो 900 अंडा कितने रुपए में बेचेगा 900 अंडे का जो सेलिंग प्राइस होगा 450 रुपया होगा। और बचा अंडा क्या बोल रहा है 2 रुपये में 5 अंडा बेच रहा है। बचा अंडा 2 रुपये में 5 अंडा बेच रहा है। 2 रुपये में 5 अंडा 2 रुपये में 5 अंडा बेच रहा है। तो जो 700 बचा है 700 अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 700 इंटू 2/5। इसको काटते हैं 5 एकम 5 12 5 एकम 5 और 5 चौके 20 14 5 70 14 दूनी 28 280 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया।
टोटल यहाँ पे दोस्तों 1600 अंडा हो गया और 1600 अंडे को बेच कितने में रहा है 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 2, 6, 730 रुपया में बेच रहा है। 730 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। दोस्तों यहाँ पे बात करें कि 500 में खरीदा था और 730 रुपये में बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है दोस्तों, यहाँ पे जो है लाभ होगा, हानि नहीं होगा। कितना लाभ हो रहा है 3 और 2, 230 रुपये का लाभ हो रहा है। 230 रुपये का लाभ कितने पे हो रहा है 230 रुपये का लाभ हो रहा है 500 पे। इंटू में 100 कर देंगे, 100 से काट देंगे 5 और 5 से काट देंगे 5 के 20, 5 6 का 30, यानी कि फिर 46% उसको लाभ हो रहा है। राम को 46% प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे जो गलत दिया हुआ है इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये जो है यहाँ पे हानि नहीं होगा, ये हानि नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 46% जो है प्रॉफिट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन। किसी सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। 85 नंबर क्वेश्चन है, किसी सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। सड़क के दोनों तरफ 20 मीटर के अंतराल पर लगाई जाने वाली पौधों की संख्या बता। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे 1 किलोमीटर दिया गया है और 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर। और बात करें 20 जो दिया गया है 20 मीटर के अंतराल पर पौधों को लगाना है, यानी कि 1000 मीटर दिया गया है, 20 मीटर के अंतराल पर लगाना है तो कितने पौधे लगेंगे 50 पौधे लगेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो 50 ऑप्शन में दिया है वो सही नहीं होगा। सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ लगाना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 पौधों की आवश्यकता होगी। 100 इज़ द राइट आंसर। कितने बच्चे तो अभी तक 50 इसका आंसर दे भी दिए होंगे, तो 50 नहीं होगा 100 होगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़े जाने का मुख्य कारण क्या था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़े जाने का मुख्य कारण, जो कि कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होता है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन की असफलता। जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया था उसी समय इसको किया गया था और आंदोलन छेड़े जाने का मुख्य कारण यही था दोस्तों। अगर बात करें इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की, तो इसमें जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और जो मजदूर नेता थे स्टेफर्ड क्रिप्स, उनके नेतृत्व में 1942 ईस्वी में एक मिशन भारत भेजा गया, जिसे क्या कहा जाता है क्रिप्स मिशन कहा जाता है। जो कि एक मजदूर थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स उनका पूरा नाम था, उन्हीं के नाम पर क्रिप्स मिशन की सफलता हो गई और क्रिप्स भारत भेजा गया था और ये क्या था असफल हो गया। चलिए देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। पीस एंजल 2014 संयुक्त सैनिक अभ्यास डैश देशों के मध्य संपन्न हुआ। पीस एंजल 2014 सैनिक अभ्यास जो है किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ। चीन और पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन और पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के बीच में 2014 में ये जो अभ्यास हुआ था 2014 में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 पेपर जो हुआ है 2014 में हुआ है, जो क्वेश्चन भी पूछा गया है 2014 का ही पूछा गया है। पाकिस्तान और चीन की सेनाओं का ये जो अभ्यास था 2 हफ्ते तक चला और 2 हफ्ते तक कहाँ पे हुआ, रावलपिंडी एक जगह है वहाँ पे किया गया। चलिए देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है, 1200 का 5/8 का 74% क्या होगा। 1200 का 5/8 का 74% आप लोगों को बताना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1200 का मतलब गुणा होता है 5/8 का 74%, यानी कि 74/100। 10 से 10 काटते हैं, 10 से 10 काटते हैं और 4 से ये कटता है 2 बार में और 4 से ये कटता है 3 बार में और 2 से 74 को काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 7 14, यानी कि इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होता है 15 × 37
और 15 इंटू 37 कितना होता है। 15 इंटू 37 की बात करें तो 15 साते कितना होता है 105 और 37 15 तिया 45 और 10 कितना 55, यानी कि 555 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 555 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा लेन का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा लेन का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा जो पार्ट 11 से लेकर अगर पार्ट 1 से लेकर 17 तक देखा है तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे देंगे कि जो नेटवर्किंग से जुड़ा होता है लेन उसका पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन लैंड एंड नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नॉन लोकल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो 3rd नंबर ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर लैन की बात किया जाए तो यह एक डेटा कम्युनिकेशन है जो किसी कंपनी में या उसके भीतर कैंपस इसका एक सीमा होता है। दोस्तों मान लीजिए कि ये कंपनी है तो कंपनी के अंदर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। लाइन का बहुत ही छोटा होता है और लोकल एरिया में इसको प्रयोग में लाया जाता है और इससे अनेकों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। दिए गए उत्तरों में निम्न शब्दों के सार्थक आरोही क्रम का उत्तर है। आरोही क्रम में सजाना है इसको दोस्तों। शब्द है, अनुच्छेद है, वाक्य है और वर्ण है, यानी कि इसको सजाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले वर्ण आता है। वर्ण क्या होता है, शब्द के सबसे छोटे खंड को वर्ण बोला जाता है, यानी कि शब्द का जो सबसे छोटा वाला जो खंड होता है उसे वर्ण बोला जाता है। तो डी पहला आ जाएगा। वर्ण के बाद में आता है शब्द यानी कि ए और शब्द के बाद में बनता है वाक्य सी और वाक्य के बाद में दोस्तों अनुच्छेद बनता है यानी कि बी। DACB जो कि 4th नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार अपने लागत मूल्य पर 22.5% लाभ की अपेक्षा करता है। एक दुकानदार है अपने लागत मूल्य पर 22.5% की अपेक्षा करता है यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 392 रुपया हो। एक सप्ताह में उसकी बिक्री कितना हो 392 रुपया हो तो बताना है कि उसका लाभ कितना होगा। एक सप्ताह में कितना हो उसकी बिक्री 392 रुपया हो। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इसको, ऑप्शन है 72, 88.25, 1520 और 70। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप लोग को पता है कि 22% का मतलब क्या होता है, 22.5% का मतलब होता है 22.5/100 और पॉइंट को जब हटाते हैं तो नीचे में आता है 10। इसको काट देते हैं 25 से 9 बार में और इसको काट देते हैं 25 से 4 बार में, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 9/40। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल बोल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दुकानदार लागत मूल्य पर लाभ की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पे जो 40 है, 40 क्या हो जाएगा, दुकानदार का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और बेच कितने में रहा है 49 रुपये का, तभी तो 9 रुपये का लाभ होगा। और यहाँ पे दोस्तों बोला गया है क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 392 रुपया होता है तो उसका लाभ कितना होगा। एक सप्ताह में उसकी बिक्री कितना होता है 392, लेकिन यहाँ पे तो 49 ही दिया हुआ है। तो 392 49 से कितना गुना ज़्यादा है, 392 49 से 8 गुना ज़्यादा है। गुना कर दीजिएगा तो 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से अगर क्रय मूल्य की बात करें तो 8 गुना ज़्यादा यानी कि 320 रुपया यहाँ पे उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर बात कर रहा है कि कितना लाभ होता है तो इसमें देख लीजिए, इसको माइनस कर देते हैं 72 रुपया, 72 रुपया उसको लाभ हो रहा है। जो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है 72 इज द राइट आंसर, 72 राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका बताना है, सीरीज दिया हुआ है और इसका माध्यिका बताना है। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में तो विदिन सेकेंड 2 सेकेंड में इसका ऑप्शन आप लोगों को मैं बता दूंगा। इसमें आप लोगों को देखना है, क्या करना है, आरोही क्रम में इसको हम लोग लिख देते हैं, लेकिन लिखना नहीं है। आरोही क्रम में लिखने के लिए हम लोग को पता है
समय आरोही क्रम में लिखकर क्यों हम लोग बर्बाद करें। आप लोगों को पता है कि आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले छोटा चीज़ लिखा जाता है, उसमें छोटा अंक लिखा जाता है, यानी कि 23 सबसे छोटा होगा और बढ़ते 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 लास्ट तक होता है कितना 110, यानी कि बढ़ते बढ़ते लास्ट तक जाता है 110 तक जाता है। तो इसमें आरोही क्रम लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम लोग को क्या करना है, सिंपल इसको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 संख्या है तो 11 क्या है, 11 n है, यानी कि एक विषम संख्या है। 11 क्या है, एक विषम संख्या है। और जब भी विषम संख्या दिया हो और माध्यिका निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n+1/2 यानी कि 11 + 1/2 12/2 हो जाएगा। इसको जब काटते हैं तो 6 से जाएगा, इसका जो माध्यिका होगा 6वां पद इसका माध्यिका हो जाएगा। अब इसको दोस्तों क्या करते हैं, 6वां पद के लिए इसको आरोही क्रम में हम लोग सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाने पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6वां पद तक लिख देंगे 23, 42, 43, 45 और 54। कितना हुआ 1 2 3 4 5 और 6 क्या होगा 59, यानी कि जो 59 है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारा ज़्यादा सबको लिखने की ज़रूरत, जो सेकंड नंबर ऑप्शन है 59 राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है। योजना आयोग के अध्यक्ष के बारे में यहाँ पे बताना है आप लोगों को। इसका ऑप्शन दिया गया है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वित्त मंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री रहते हैं। योजना आयोग की अगर बात किया जाए तो 15 मार्च 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था और उसको योजना आयोग की जगह पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसको नीति आयोग के रूप में बना दिया गया। इसको डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। 15 मार्च 1950 को इसका प्रस्ताव जो था वो बनाया गया था और 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको नीति आयोग बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है। भारतीय रेल को कितने जोन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 6 जोन, 17 जोन, 12 जोन और 9 जोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे को 2 जोन, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन है 17 जोन में विभाजित किया गया है। यहाँ पे दोस्तों भारतीय रेलवे की अगर बात करें तो सबसे बड़ा रेलवे जोन भारतीय रेलवे में होता है और इसमें 73 यानी कि 73 उप विभागीय मुख्यालय में विभाजित किया गया है। नॉर्थ जोन में भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। और भारतीय रेलवे के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात किया जाए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसकी स्थापना दोस्तों 16 अप्रैल कब हुआ था, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था और पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 32 किलोमीटर यानी कि मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। निम्न श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करना है। ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। ऑप्शन है 6, 27, 16 और 38। ऑप्शन दिया हुआ है 6, 16, 27 और 38। तो इसको दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। इसमें यहाँ से 3 से 6 यानी कि +3 किया गया है और 6 से अगर 11 की तरफ जाते हैं तो +5 किया गया है। 11 से प्लस अगर यहाँ पे जाते हैं 16 की तरफ जाते हैं तो प्लस कितना किया गया है, प्लस यहाँ पे 5 किया गया है। और 16 से अगर जाते हैं तो +9 किया गया है और 27 से अगर जाते हैं 38 की तरफ तो +11 किया गया है। ये बढ़ रहा है 2 और ये बढ़ रहा है दोस्तों 2, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, तभी तो यहाँ से 2 होगा और ये 2 यानी कि +2 का सीरीज बढ़ रहा है। ये दोस्तों 16 ना होकर कितना होगा, 16 ना होकर कितना होगा 18 होगा, यानी कि जो 16 है ये राइट आंसर हो जाएगा, जो सेकंड नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक अकेले आदमी को एक पृष्ठ को टाइप करने में 7 मिनट लगते हैं।
यदि दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक 1290 पृष्ठों को टाइप करें तो कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। एक आदमी है दोस्तों, अकेले आदमी है, उसको एक पृष्ठ को टाइप करने में 7 मिनट लगता है और दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे तक 1290 पृष्ठों को टाइप करने में कितने आदमी की ज़रूरत होगी। यानी कि क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है 30, 21 और 43। देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको दिया है समय कितना, कुल समय दिया है 3 घंटा 30 मिनट, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा दोस्तों कहाँ से आया, 1 बजे से 4:30 बजे तक, तो कितना घंटा होता है, 1 बजे से 4:30 बजे तक 3.5 घंटा होता है। इसको जब हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 3 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 + 30, 60 में से मल्टीप्लाई करेंगे 180 + 30 यानी कि 0, 8 3 11 और 1 1 2, 210 मिनट टोटल हो जाएगा। 210 मिनट टोटल है और टोटल पृष्ठ कितना है, टोटल पृष्ठ है 210 मिनट है और एक व्यक्ति टोटल 7 कर रहा है, 7 मिनट में एक पृष्ठ को कर रहा है। यानी कि 210 मिनट में एक व्यक्ति के द्वारा किए गए पेजों की संख्या है, कितना हो जाएगा 30। और अगर बात करें 1290 की, कि 1290 पेजों को टाइप करने में, 1290 पेजों को टाइप करने में कितना समय लगेगा, तो 30 से डिवाइड कर देते हैं, इसको काट देते हैं, 3 चौके 12 और 3 तिरिके 9, यानी कि 43 मिनट, 43 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। 43 यानी कि 43 आदमियों को काम पर लगाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन, 6 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरी कर सकती हैं, जबकि 10 बच्चे मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 महिलाएं और 10 बच्चे अगर साथ साथ मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 6 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करती हैं और 10 बच्चे मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। ऑप्शन दिया है 7, 8, 4 और 6। इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 वुमेन है, कितने दिन में पूरा करती हैं किसी काम को, 6 वुमेन किसी काम को 10 दिन में पूरा करती है। और जबकि 10 जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन को हम लोग सी से यहाँ पे डोनेट कर रहा हूँ, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, तो 15 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। टोटल कार्य नहीं पता है तो टोटल कार्य के लिए इसका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में इससे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 और इससे करेंगे तो ये होगा 2। यानी कि यहाँ पर बात आ रहा है कि जो 6 औरतें हैं एक दिन में 3 कार्य कर रही हैं और 10 बच्चे हैं एक दिन में 2 कार्य कर रहे हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, दोनों मिलके एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है 6 महिला 10 बच्चे मिलकर, यानी कि टोटल जो 16 लोग हैं, 16 लोग मिलकर 5 एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो टोटल काम है 30 और 5 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन, XYZ की औसत दैनिक मजदूरी 120 है। यदि Y प्रतिदिन Z से 40 रुपया अधिक कमाता है, X प्रतिदिन Z से 2 गुना कमाता है, तो X की दैनिक मजदूरी क्या होगी। XYZ की औसत मजदूरी दिया हुआ है 120 रुपया और Y प्रतिदिन Z से 40 रुपया अधिक कमाता है, X प्रतिदिन Z से 2 गुना कमाता है, तो X की दैनिक मजदूरी क्या होगी। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट नंबर ऑप्शन पहले लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों दिया गया है XYZ 3 लोग हैं, 3 लोग हैं और X की दैनिक मजदूरी अगर हम लोग ऑप्शन में 160 रुपया सही मानते हैं, 160 रुपया X की दैनिक मजदूरी अगर सही मानते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, यदि Y प्रतिदिन Z से अधिक रुपया कमाता है, 40 रुपया अधिक कमाता है, Y Z से कितना अधिक कमाता है, 40 रुपया, लेकिन हमको तो ना Y का पता है ना Z का पता है, तो इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद में आगे आ जाते हैं, X प्रतिदिन Z से 2 गुना कमाता है, X 2 गुना कमाता है, यानी कि कितना कमा रहा है 160, तो यहाँ पे कर देंगे 80, यानी कि इससे 2 गुना कमा रहा है, ये तो बात सही है। अब आ जाते हैं पिछले वाले लाइन पे, Y प्रतिदिन Z से 40 रुपया अधिक कमाता है, Y प्रतिदिन Z से 40 रुपया, तो ये Y कितना कमाएगा, 120 रुपया कमाएगा। और जो फर्स्ट वाला लाइन बोल रहा है कि XYZ तीनों का जो औसत है दैनिक मजदूरी कितना है, 120 रुपया है। देख लेते हैं तीनों का औसत निकाल के, अगर 120 आएगा तो ये 160 जो है राइट आंसर हो जाएगा।
इसको जोड़ते हैं 120 और 80 कितना हो गया 200 और 200 120 और 80 कितना हो गया, यहाँ पे जोड़ते हैं 0 8 2 10 की 0 और 1 1 2 200 और यहाँ पे अगर 160 जोड़ते हैं तो कितना होता है 0 6 और 3 360 बटा में कितना 3 यानी कि 120। ये जो है जो इनका औसत है 120 यहाँ पे भी दिया हुआ है और निकालने पे भी 120 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 वैल्यू है पुट करने पे सही हो जा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन, 20 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताना है। ऑप्शन है 30%, 16%, 20%, 25%। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और इजी भी क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आ भी चुका है। यहाँ पे देखते हैं 20 संतरों का सीपी बराबर है कितना 16 संतरों के एसपी के। 20 संतरों का सीपी 16 संतरों के एसपी के बराबर है। काट देते हैं इसको 4 से और इसको काट देते हैं 4 से 5 बार में, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5 CP इक्वल टू कितना 4 SP। और CP और SP की अगर रेशियो की बात किया जाए, CP और SP की रेशियो की बात किया जाए तो कितना होगा 4:5। दोस्तों रेशियो का इसमें एक होता है कि जो इधर वाला होता है इधर आ जाता है और इधर वाला जो 5 है इधर आ जाता है। खरीद रहा है 4 रुपये में, बेच रहा है 5 रुपये में, कितने रुपये का लाभ हो रहा है 1 रुपये का लाभ हो रहा है। इसी को परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में बताने के लिए 1 हमेशा नीचे क्या रखते हैं CP रखते हैं और 100 से गुणा कर देंगे, काट देंगे 25 बार, बराबर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 25%, यानी कि 25% जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में 25% कौन सा है। 25% राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यही धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यही धनराशि 8 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ऑप्शन है 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष और 15 वर्ष, मतलब कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। इसको बहुत ही शानदार मेथड से करते हैं दोस्तों। देखिए विदिन सेकंड में 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा। मैं बताऊंगा इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप लोग जब इसे बनाइएगा तो काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है लिख देना है। 5 वर्षों में धनराशि 2 गुनी हो रही है, लिख दिया मैंने 5 वर्षों में धनराशि 2 गुनी हो रही है। यहाँ पे ईयर है और यहाँ पे गुना है कितनी गुनी हो रही है। उसके बाद में पूछा है क्वेश्चन कितने वर्षों में, नहीं पता कितने वर्षों में, क्वेश्चन बोला है 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 है तो देखते हैं कि जो 8 है 2 का क्यूब है दोस्तों, 2 का क्या है क्यूब है। और हमेशा क्या करते हैं जो ईयर है उसमें इस क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ईयर को क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 वर्ष आएगा और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 वर्ष जो 4th नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके बताना है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगला जो हम लोगों का पार्ट होगा 2/11/2014 का जो पेपर है, 2/11/2014 का जो पेपर हुआ था उस पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।